Hello everyone. In this session, we'll discuss about the concept of laws of motion in detail. So let's start our discussion here. आज हम यहाँ पे laws के बारे में पढ़ेंगे. New laws of motion जो है हमारे पास क्या है, तीन laws होते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट. तो ये जो स्टेटमेंट है इसकी, ये क्या है लॉ की? दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट remain at rest or in uniform motion unless it is compelled by some external force change that state. तो जो फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है वो हमें ये कहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहेगी, ठीक है, अनलेस जितनी देर तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती टू चेंज द स्टेट. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल देखते हैं. मान लो ये टेबल है, ठीक है, टेबल पे क्या है, बुक पड़ी है. ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, चलो कोई भी ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे पड़ी है. हमने इसको देखा सुबह, मॉर्निंग में देखा तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे पड़ी थी. इवनिंग में देखोगे ये यहीं पे पड़ी रहेगी. मतलब विद द टाइम इसने अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं की. ठीक है, तो मतलब अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगी, अनलेस अगर मैं इस पे फोर्स लगा दूं. ठीक है, मैंने क्या किया, इवनिंग में इस पे फोर्स लगा दी. जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो इसकी पोजीशन चेंज होगी. लेट से वो यहाँ पे आ गई कॉर्नर पे, तो पोजीशन चेंज हो गई ना, स्टेट चेंज हो गई उसकी. ठीक है, तो ये क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर सकती. अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी. कितनी देर तक? जब तक हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे ताकि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में है, लेट से ये जो कार है, एक कार है हमारी, ठीक है, ये मान लो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही है. लेट से वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. कुछ टाइम बाद देखा तो ये कार की पोजीशन चेंज हो गई, बट ये जो स्पीड है ये इसी स्पीड के साथ जा रही थी. मतलब 5 मीटर पर सेकेंड के साथ ही ये आगे बढ़ रही थी. ठीक है, तो ये ऐसे ही बढ़ती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक हम इस कार की स्पीड ना चेंज कर दे. कार की स्पीड कैसे चेंज होगी? हम फोर्स लगाएंगे, एक्सलरेट करेंगे, है ना, कार को, तभी वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, तभी कार एक्सलरेट होगी. तो यही हमारा क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर सकता जब तक कि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना. ठीक है, अगर मान लो इस कार को रोकना है, मुझे इसको स्टॉप करना है, इसकी स्टेट चेंज करनी है ना, इसको रोकना है, तो मुझे इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी. जब एक्सटर्नल फोर्स लगाई तभी ये जाके रुकेगी, स्टॉप होगी, तभी इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी. तो जब हम ब्रेक्स लगाते हैं वो क्या करते हैं, फोर्स ही तो लगा रहे हैं. ठीक है, तो स्टेट जो है वो क्या हो गई, चेंज. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी. कब तक? जब तक हमने फोर्स नहीं लगाई उसको रोकने के लिए. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं. फर्स्ट लॉ मोशन इज also known as लॉ ऑफ इनर्शिया. तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला.
अब ये क्यों बोला जाता है उसको भी समझ लेते हैं कि इसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया जो होता है दैट इज द इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज द रेजिस्टेंस offered by the object change the state। ये इनर्शिया जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि वो क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है कि हाँ मैं अपनी स्टेट जो है वो चेंज नहीं करना चाहती। जैसे हम सबकी डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। ठीक है, तो हम जब हम छोटे होते हैं हमारी कुछ ना कुछ ऐसी हैबिट होती है, इनबिल्ट हैबिट्स होती है, जैसे ही बड़े होते हैं वो हैबिट्स वैसे ही रहती है, वो चेंज नहीं होती। वैसे ये इनर्शिया क्या है, ये मैं बोल सकती हूँ कि इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, कि ये प्रॉपर्टी क्या है, टू रेजिस्ट द चेंज, कि वो चेंज अपनी स्टेट अगर उसकी चेंज हो रही है वो उसको चेंज होने से क्या कर रही है, रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है, इसी को बोला जाता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी तो यही कह रहा है कि जैसे देखो मेरे पास यहाँ पे क्या है, दो बॉक्स है, एक ये मेरा हैवी बॉक्स है, एक जो है उसका मास कम है। ठीक है, लाइट बॉक्स है, मास कम। मैंने इस पे फोर्स लगाई, अब ये मूव ही नहीं किया, हैवी है। ठीक है, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में अलमीरा होंगी, कबर्ड होंगी, है ना, उन पे फोर्स लगा दो, नहीं मूव करेंगी। कोई लाइट बॉक्स है, इस पे फोर्स लगाई, ये मोशन में आ गया, ये मूव करने लग गया जब इस पे फोर्स लगाई। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहले रेस्ट पे था, एक्सटर्नल फोर्स लगाई, इसकी स्टेट चेंज हो गई, ये मूव करने लग गया। यही तो है फर्स्ट लॉ, कि ये अपने आप स्टेट तो चेंज नहीं कर सकता ना, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई और ये मूव करने लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हाँ ये हैवी बॉक्स है, फोर्स लगाई, ये रेस्ट पे ही रहा, हमने इस पे क्या किया, फोर्स इंक्रीज कर दी। जब फोर्स इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ये मूव करने लग गया, ज्यादा फोर्स अप्लाई की, क्या होगा, ये बॉक्स जो होगा वो मोशन में आ गया, यानी कि स्टेट चेंज हो गई। स्टेट कैसे चेंज हुई, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे तो स्टेट ही ना चेंज होती। तो यही फर्स्ट लॉ है। अब इनर्शिया क्या है, इनर्शिया क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है कितना रेजिस्टेंस दे रही है अपनी स्टेट को चेंज करने। ठीक है, कि ये जो ऑब्जेक्ट थी वो पहले रेस्ट पे थी, वो रेस्ट पे ही रहेगी, मोशन में अगर वो मोशन में ही रहेगी, ये उसकी स्टेट है। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो वो क्या करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है कि हाँ मैंने चेंज नहीं होना, मेरी स्टेट नहीं चेंज हो सकती। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम इनर्शिया बोलते हैं। तो ये इनर्शिया और लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है कि मैंने स्टेट चेंज नहीं करना, तो स्टेट चेंज कब होगी, जब फोर्स लगाओगे, तो जब फोर्स लगा ही दी है तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यही तो वो बोल रहे हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, कि जो स्टेट है वो तभी चेंज हो सकती है जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इनर्शिया भी वही है। ठीक है, अब इनर्शिया जो है ये क्या है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इनर्शिया है इट इज ए मेजर ऑफ मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास की मेजरमेंट के बारे में बता, कैसे वो समझते हैं। सेम एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो दो बॉक्स है, एक हैवी बॉक्स है, एक लाइट बॉक्स है। तो आप घर में भी परफॉर्म कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को, क्या करो, घर में टेबल होगा, एक घर रूम में वॉल ले लो, वो हैवी हो जाएगी, लाइट बॉक्स की जगह आपका टेबल। ठीक है, अब जो हैवी बॉक्स है इसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, लाइट बॉक्स का मास क्या होगा, कम। ठीक है, अब जो इस पे फोर्स अप्लाई की, तो ये कह रहा है कि मैं तो स्टेट चेंज ही नहीं करूंगा, ये मूव ही नहीं हुआ, वॉल पे फोर्स लगाओगे वो मूव ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्या है कि मैं स्टेट नहीं चेंज करना, कि मैंने ये स्टेट चेंज नहीं करनी फोर्स अप्लाई करने के बाद, ये क्या है, रेजिस्टेंस ही तो है, अपनी स्टेट चेंज होने से रोक रही है ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। अब लाइट बॉक्स पे फोर्स लगाई, पहले कम फोर्स लगाई, ये भी मूव नहीं किया, मतलब कि ये भी क्या कर रही है, रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है कि मैं स्टेट चेंज नहीं कर सकती।
जैसे ही हमने इस पे फोर्स बढ़ा दी, इस पे फोर्स इंक्रीज की, तो ये फिर से क्या हुआ, मूव नहीं हुआ। बट इस पे जैसे ही फोर्स इंक्रीज कर दी, ये मोशन में आ गया, मतलब इसकी स्टेट चेंज हो गई। न्यूटन्स लॉ यही कहता है, एक्सटर्नल फोर्स जितनी देर तक नहीं लगाओगे उतनी देर तक स्टेट नहीं चेंज होती, और इनर्शिया भी यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही फोर्स बढ़ाई ये इसकी स्टेट चेंज हो, राइट। बट ये हैवी बॉक्स नहीं मूव, राइट। तो इस पे फोर्स और इंक्रीज कर दी, और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी। जब और इंक्रीज करेंगे तो ये जो बॉक्स है ये क्या आ गया, मोशन में आ गया। यहाँ से समझ पा रहे हो, जिसका मास ज्यादा था उसका इनर्शिया भी ज्यादा था। मोर मास मोर इनर्शिया, क्योंकि जो हैवी बॉक्स थी उसका मास ज्यादा था, वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था ना कि मैंने स्टेट नहीं चेंज करनी, वो ज्यादा अपोज कर रहा था कि मैंने स्टेट चेंज नहीं करनी। पर जैसे ही हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ी उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तो जिसका जितना मास होगा उतना ही उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। कम मास है, जैसे ये लाइट बॉक्स है, इसका मास क्या था, कम था, तो फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज की, इसकी स्टेट चेंज हो गई। मतलब ये जो अपना इनर्शिया इसका क्या है, कम है, ये कम ओपोजिशन कर रहा है कि हाँ मैंने स्टेट नहीं चेंज करनी, ये कम रेजिस्ट। तो जो इनर्शिया है वो क्या है, दिस इज द इनर्शिया इज ए मेजर ऑफ मास ऑफ बॉडी। इनर्शिया से हमें मास ऑफ बॉडी के बारे में पता। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनर्शिया की टाइप्स की। इनर्शिया की टाइप्स जो होती है वो तीन टाइप्स होती हैं। जैसे फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ऑब्जेक्ट, resistance offered by object change its state of rest। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी रेस्ट की स्टेट जो उसकी वो रेस्ट पे है, वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, दैट इज नाउन एज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसकी एग्जांपल क्या है कि जब हम शेक करते हैं ब्रांचेस, शेकिंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, तो जब शेक करेंगे ब्रांच क्या हो जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ब्रांच की तो स्टेट चेंज हो गई, ब्रांच मोशन में आ गई। बट जो ब्रांच पे लीव्स हैं वो क्या है, रेस्ट पे है, वो क्या है, रेस्ट पे है। वो रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमने स्टेट चेंज नहीं करनी है। तो जैसे ही ब्रांच को शेक करते हो तो क्या होता है, लीव्स फॉल कर जाते हैं। का रीजन क्या है कि जो लीव्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम रेस्ट पे ही रहे, हम मोशन में नहीं आना चाहते, तो वो फॉल कर जाते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, द रेजिस्टेंस offered by object change its state of motion। जो ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहना चाहती है, मोशन में है, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा। की एग्जांपल क्या हो सकती है, मूविंग व्हीकल। व्हेन अ पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल कुछ भी हो सकता है, कार में बैठे हो या बस ले लेते हैं, ठीक है? कोई भी, जैसे एग्जांपल बस ले लेते, तो बस क्या है, मूव कर रही है। इनिशियली क्या थी, बस जो थी मूव कर रही थी, तो सडनली जब ब्रेक अप्लाई हुई, ब्रेक्स अप्लाइड सडनली, तो जो पर्सन बस के अंदर बैठा है पे क्या, वो क्या है, फॉल करता है। ठीक है, द पर्सन
falls due to inertia of motion। क्योंकि जो पर्सन का जो लोअर पोर्शन है बॉडी का वो बस के सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, बस मूव कर रही है, तो जो बस ब्रेक लगाएंगे तो बस क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई, तो लोअर पोर्शन जो है पर्सन का वो रेस्ट पे आ गया। लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी इज एट रेस्ट, वो रेस्ट पे आ गया जैसे ही ब्रेक अप्लाई की। बट जो अपर पोर्शन है बॉडी का, अपर पोर्शन ऑफ बॉडी इज इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो मोशन में रहना चाहती है कि हाँ मैंने अपनी स्टेट नहीं चेंज करनी, अपर पोर्शन ये बोल रही है। तो जैसे ही एकदम से ब्रेक लगती है हम आगे की तरफ फॉल करते हैं, हम फॉल कर जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन यही है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स डायरेक्शन। इसको समझते हैं, जैसे देखो ये स्ट्रेट रोड है, ये ऐसे आगे टर्न लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बस जा रही है, बस मान लो कोई भी व्हीकल मान लो ये जा रही है, तो बस आगे की तरफ जा रही है, पैसेंजर जो बैठे हैं, पर्सन जो बस के अंदर बैठे हैं वो इसी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जैसे ही बस यहाँ पे आई, उसने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है। तो जब वो टर्न लेना चाहेगी तो फोर्स अप्लाई करते हैं ना, वो टर्न लेती है। जब वो टर्न लेती है तो जो पैसेंजर्स होते हैं क्या है, वो तो पहले स्ट्रेट लाइन मोशन में ही थे, ऐसे ही जा रहे थे स्ट्रेट लाइन मोशन में, बॉडी वैसे ही थी। तो जैसे ही जो बस है उस पर जब फोर्स लगती है कि हाँ हमें डायरेक्शन चेंज करनी है, तो जो पर्सन बैठे होते हैं वो जो है वो फॉल कर जाते हैं एक साइड को, उन पे फोर्स लगती है, वो एक साइड की तरफ गिरने लग जाते हैं। कि जैसे टर्न लिया, जैसे ऐसे टर्न लिया तो पर्सन ऐसे टिल्ट हो गया अपनी राइट साइड की तरफ, पे फोर्स लग गई। तो ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कि जो पर्सन है वो क्या था, पहले इनर्शिया ऑफ मोशन में था, ठीक है, मोशन में था। जैसे ही फोर्स लगाई कि हाँ हमने स्टेट चेंज करनी है, स्टेट चेंज करने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो पर्सन क्या था, वो रेजिस्ट कर रहा था कि हाँ हम चेंज नहीं करेंगे, बट जैसे इसीलिए उस पर्सन पे क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, जैसे ही टर्न लेते हैं हम एक तरफ जो है वो फॉल कर जाते हैं। तो ये होता है हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, इसने हमें क्या लॉ दिया था, दैट इट गेव अस द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फोर्स। कि हम बोल रहे हैं कि हम तभी स्टेट चेंज कर सकते हैं जब हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो कितना फोर्स अप्लाई करना है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था, दिस लॉ गिव्स अस मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैलकुलेट द फोर्स, ठीक है। इसने हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया कि हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। और इसकी अकॉर्डिंग जैसे मान लो यहाँ पे क्या रिलेशन दिया गया, कि जो फोर्स है वो किसके इक्वल होती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। कि अगर हमें देखना है कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, वो किस पे डिपेंडेंसी शो कर रही है, फोर्स दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
कि कितना मोमेंटम जो है वो चेंज हुआ, दैट इज dp/dt। अब ये मोमेंटम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। मोमेंटम जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसको स्मॉल p से डिनोट करते हैं मोमेंटम को। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, मोमेंटम की यूनिट्स क्या आएंगी हमारे पास, मास की यूनिट्स होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी यूनिट्स आ गई एसआई सिस्टम, ठीक है। अगर डायमेंशंस की बात करें, यहाँ पे डायमेंशंस भी निकाल लेते हैं मोमेंटम के, ठीक है। मास को हम क्या लिखेंगे m, वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या थी lt-1। तो मोमेंटम की डायमेंशंस क्या मिली मुझे यहाँ पे m lt, ये इसकी डायमेंशंस आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है मोमेंटम होता है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या बता रहा है कि कितना विद टाइम मोमेंटम चेंज हुआ है, उससे ही हम क्या कर सकते हैं फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू फिल कर दूं, फोर्स क्या आया दैट इज इक्वल टू dp/dt, राइट। तो यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू फिल कर दी d/dt m इंटू। अब अगर मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट का, तो ये जो मास वाली टर्म है ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है, तो d/dt ऑफ v आ जाएगा। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया m, dv/dt क्या होता है एक्सलरेशन होता है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया, ये क्या है फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन, राइट। बट ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, दिस इज नॉट वैलिड ऑलवेज। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या अजम्पशन ली है कि जब मास कांस्टेंट होगा, ठीक है, तब ये रिलेशन हमें मिला है, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है दिस इज वैलिड ओनली इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। मास जो है बॉडी का क्या है चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, उसी सिचुएशन में इस इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो मास चेंज हो जाए, इफ मास इज चेंजिंग, तो अगर मास चेंज हो रहा है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा dm/dt इंटू p। कैसे पता चला, क्योंकि ये वाला रिलेशन तब वैलिड है जब मास चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि फोर्स क्या थी मेरे पास d/dt ऑफ m इंटू v, अब मैं इसको क्या कर दूं डेरिवेटिव ले लूं इसका, f किसके इक्वल आ जाएगा m dv/dt, पहले v का डेरिवेटिव ले लिया प्लस फिर m का डेरिवेटिव ले लिया dm/dt इंटू। तो ये वाला जो इक्वेशन है ये हमेशा वैलिड रहेगा, दिस इज वैलिड ऑलवेज। तो जो फर्स्ट टर्म है, अगर मान लो सिचुएशन कुछ ऐसी, एग्जांपल हमारी कुछ ऐसी है जिसमें हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, उसमें क्या हो रहा है मास कांस्टेंट है, तो अगर मास कांस्टेंट है तो फर्स्ट टर्म यूज, ये फर्स्ट टर्म ही वैलिड होगी अगर मास कांस्टेंट। ये सेकेंड टर्म कब यूज करनी है जब मास क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो ये वाली इक्वेशन जो है ना लॉ की, ये हमेशा वैलिड होगी। बट अगर हम ये बोले कि F इज इक्वल टू एम ए जो है दिस इज अ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब हमारा मास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो मास चेंज हो रहा है तब ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है, रॉकेट जब लॉन्च करते हैं, ठीक है, रॉकेट के केस में एग्जांपल क्या है, जैसे रॉकेट है, ठीक है, तो लॉन्च किया, तो रॉकेट में क्या होता है फ्यूल प्रेजेंट होता है। जब फ्यूल बर्न होगा तो गैसेस रिलीज होगी, व्हेन द फ्यूल इज बर्न गैसेस आर इजेक्टेड। अब वो गैसेस बाहर निकल रही हैं रॉकेट से, तो क्या हो रहा है, ये गैसेस रिलीज होने से क्या हो रहा है मास ही तो चेंज हो रहा है।
तो इस इक्वेशन में हम अगर फोर्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे ये रिलेशन यूज करेंगे, dm/dt इंटू, यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें लॉ जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। कि अगर मास कांस्टेंट है तो सिंपली F इज इक्वल टू ma यूज करेंगे रिलेशन, अगर मास चेंज हो रहा है तो ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। तो ये जो वैलिडेशन है वो ध्यान में रखनी है कि हमें पहले देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा कंसेप्ट, दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ हमें क्या बताता है कि दैट एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कि अगर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मान लो ये मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ए, दिस इज द अदर ऑब्जेक्ट बी। इस ए ऑब्जेक्ट ने क्या किया, बी पे फोर्स लगाई, मान लो इस तरफ फोर्स लगाई, एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ये फोर्स क्या है, दिस इज फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। अब ये इसने इस पे फोर्स लगा दी तो ये क्या होगा, इसका ये क्या है, एक्शन है, दिस इज द एक्शन। अब रिएक्शन क्या मिलेगा, ये बी ऑब्जेक्ट जो है वो ए पे फोर्स लगाएगी, मान लो इस तरफ लग गई, एफ ए बी। तो ये क्या शो कर रही है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू, तो पहले एक्शन हुआ, उसी टाइम पे इंस्टेंट क्या दिखेगा, रिएक्शन दिखेगा, ठीक है। तो ये जो एक बात यहाँ पे ध्यान में रखने वाली है कि जो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर, यहाँ से ये पता चला कि फोर्सेस जो है एग्जिस्ट इंस्टेंटेनियसली, कि जैसे ही एक्शन हुआ उसी टाइम उसी इंस्टेंट क्या मिलेगा, रिएक्शन देखने को, इंस्टेंटेनियसली लगेंगी ये फोर्सेस। न्यूटन से थर्ड लॉ से एक बात ये भी पता चली कि जो फोर्सेस है एग्जिस्ट इन द पेयर, पेयर में लग रही हैं फोर्स, कि एक्शन भी एक फोर्स है, रिएक्शन भी एक फोर्स है, तो पेयर में फोर्सेस लगती हैं, यहाँ से ये पता चला, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट कि ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगती है। जैसे देखो ए ने बी पे फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या थी, बी पे लग रही थी, उसको हमने बोला एक्शन है। फिर बी ने ए पे फोर्स लगाया, दैट इज द रिएक्शन, मतलब वो ए पे लग रही थी, मतलब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे लग रही हैं और इंस्टेंटेनियसली लगती हैं, और ये हमेशा पेयर में ही लगती है फोर्सेस, यहाँ से हमें, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, बहुत सारी एग्जाम्पल है, जैसे वॉकिंग। तो जब हम वॉक करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक्शन लगा रहे हैं, कैसे, वी प्रेस द ग्राउंड, वी अप्लाई फोर्स ऑन द ग्राउंड, हम अपने फुट से ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं। तो ये जो फोर्स होती है ये क्या है, हमारा एक्शन, ये क्या, कौन सी फोर्स है, एक्शन फोर्स। तो अभी रिएक्शन भी देखने को मिलेगा, तो जो ग्राउंड है वो भी फोर्स लगाएगा, ग्राउंड अप्लाई फोर्स ऑन अस, वो क्या है, रिएक्शन फोर्स। इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से तो हम वॉक करते हैं, फिर तभी तो हम वॉक करते हैं, हमारी जो वॉकिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिकॉइलिंग ऑफ गन, जैसे ही ट्रिगर किया, ठीक है, गन ने क्या किया, फोर्स अप्लाई की, गन अप्लाई फोर्स ऑन द बुलेट, तो बुलेट जो है
वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गया, बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो गन फोर्स लगा रहा है ये क्या है, दिस इज द एक्शन फोर्स। अब अगर एक्शन फोर्स लगा है तो रिएक्शन भी देखने को मिलेगा। रिएक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे कि ये जो बुलेट है वो भी गन पे फोर्स लगाएगा। तो ये जो फोर्स होती है दिस इज द रिएक्शन फोर्स। इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से जो गन है, जब ट्रिगर करते हैं हम तो गन जो है वो पीछे की तरफ रिकॉइल करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो ये किसकी एग्जांपल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स है, जैसे बर्ड फ्लाई करता है तो अपनी विंग्स की हेल्प से वो क्या कर रहा है, एयर को पुश कर रहा है नीचे की तरफ, वो क्या है, एक्शन फोर्स है। तो रिएक्शन भी मिलेगा, एयर क्या कर रही है, उसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर रही है, ये क्या रिएक्शन। बहुत सारी नेचर में ऐसी एग्जांपल्स है जहाँ पे ये न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो लग रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या बताता है कि दैट इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स on a system, then the linear momentum of system remains conserved। कि अगर किसी सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मोमेंटम जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो हमारे पास रिलेशन था, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि एफ जो है वो डीपी पॉन डी के इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई तो ये जीरो हो गया यहाँ पे, दिस इज डीपी बाई डी टी। तो किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव जीरो मिल रहा है यहाँ पे, वो तभी जीरो होता है अगर वो क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ से क्या पता चला कि जो मोमेंटम है वो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कंजर्व्ड, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, हमारी यही गन और बुलेट सिस्टम है जो इनिशियली क्या था, इनिशियल सिचुएशन क्या है कि गन और बुलेट जो है दिस इज इनसाइड द गन, बुलेट इज इनसाइड गन, राइट। तो फाइनल सिचुएशन क्या देखने को मिली कि जैसे ही ट्रिगर दबाया बुलेट जो है फायर हो गया, इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ जा रहा है। तो ये फाइनल सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे लग रही है क्या, कोई नहीं लग रही ना। ठीक है, तो इनिशियली क्या है, दोनों का मोमेंटम क्या रहेगा, इनिशियल मोमेंटम तो क्या आएगा, मान लो मास ऑफ गन, इसको मैं एम जी ले रही हूँ, कि वेलोसिटी मैं जी ले रही हूँ, ये गन के लिए लिख रहे हैं हम। बुलेट के लिए मास ऑफ बुलेट एम बी, वेलोसिटी वी बी, ये बुलेट के लिए टर्म्स यूज। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ वेलोसिटी मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट। अब इनिशियली क्या था, बुलेट गन के अंदर ही थी, ठीक है, तो बुलेट भी रेस्ट पे था, बुलेट भी नहीं मूव किया और हमारा जो गन है वो भी नहीं मूव कर रहा। तो यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही ट्रिगर किया बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, लेट से फाइनल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी जो बुलेट की है वो कितनी है, तो मैं v1 ले लेती हूँ बुलेट के लिए, और गन की फाइनल वेलोसिटी मैं ले लेती हूँ v2। ठीक है, तो मास ऑफ गन mg, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि जैसे ही बुलेट आगे जाएगा
जो हमारा गन होता है वो रिकॉइल होता है, पीछे की तरफ मूव करता है, उसकी वेलोसिटी रिकॉइल वेलोसिटी ले ली v2 प्लस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है लिया है v1। तो ये फाइनल मोमेंटम आ गया। मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये इक्वेशन में यहाँ से क्या पता चला, रिकॉइल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, रिकॉइल वेलोसिटी की जो हमारी गन है वो किस तरफ कितनी वेलोसिटी से रिकॉइल कर रही है, तो ऐसा पूछा जा सकता है न्यूमेरिकल अगर आना हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कंजर्वेशन मोमेंटम की एग्जांपल। कि क्या बोलता है लॉ, दैट मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इम्पल्स के बारे में। जो इम्पल्स होता है उसको हम आई से डिनोट करते हैं, या कई बुक्स में क्या होता है जे में डिनोट किया गया है। ठीक है, नोटेशंस अलग अलग है सब, ये नोटेशंस ही है बस। ठीक है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। थोड़े से टाइम में क्या किया, फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स का इम्पैक्ट देखने को मिला हमें थोड़े से टाइम में। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्पल्स। अब जो इम्पल्स है इसकी यूनिट्स क्या आएंगी हमारे पास, फोर्स की यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूटन, टाइम की यूनिट्स क्या होती हैं, सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इसकी यूनिट आ गई। एसआई सिस्टम। अगर इसकी डायमेंशंस देखनी हो तो डायमेंशंस, फोर्स की डायमेंशंस क्या होती हैं, ml t-2 और टाइम की t। तो ये अगर कंबाइन कर दे तो इम्पल्स की डायमेंशंस क्या मिली हमें, ये मिली। तो ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशंस। तो जस्ट इम्पल्स हमें क्या बता रहा है, फोर्स इनटू टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे, टाइम के लिए हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, उसके प्रोडक्ट को इम्पल्स बोला। बेसिकली ये क्या होता है कि थोड़े से टाइम इंटरवल में हमने क्या क्या फोर्स अप्लाई किया, हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज द इम्पल्स, उसको इम्पल्स बोला। तो ये उसकी यूनिट्स आ गई ऐसे सिस्टम में, और ये इसकी क्या आ गई, डायमेंशन।